पिछले 20-25 सालों में वास्तुशास्त्र के विषय में इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ कहा गया है कि किताबों की किताबें ढेर लग गया है। दरअसल वास्तुशास्त्र ऐसा गहन शास्त्र है जिसका प्रवर्तन 18 आचार्यों ने किया था। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, मय इत्यादि, जो ज्योतिष शास्त्र के भी प्रवर्तक थे। इन आचार्यों ने रची परंपराओं पर, इन आचार्यों ने बनाए सिद्धांतों पर हमें वास्तुशास्त्र का मूल्यांकन करना है। वास्तुशास्त्र किताबों की किताबें भरकर भी है, जिस तरह और एक छोटे से एक श्लोक में भी समा जा सकता है। जैसे रामायण है, रामायण के असंख्य कांड, 1 लाख करीब श्लोक आपको मिलेंगे और एक श्लोकी रामायण भी मिलेगा। जैसे कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् ही रामायणम। एक श्लोक में रामायण पूरा हो गया। सबसे पहले राम वन में गए, हिरण को, सोनेरी हिरण को मारा, जटायु का मरण हुआ, सुग्रीव से दोस्ती हुई, वाली को मारा, फिर सीता का हरण के बाद हनुमान जी ने लंका जलाई, रावण और कुंभकर्ण को मारा और रावण खत्म हो गई। तो इसी तरह से एक श्लोकी वास्तुशास्त्र भी है। आप उसको एक श्लोक में भी उसका सार दे सकते हैं। आदौ भूमि परीक्षणम शुभदिने पश्चात वास्तुवार्चनम। सबसे पहले शुभ दिन देखकर भूमि का परीक्षण करो और उसके बाद वास्तु का पूजन करो। भूमे शोधनकम ततोपि विधिवत। उसके बाद विधि पूर्वक भूमि का शोधन करो, अर्थात भूमि में कुछ शल्य वगैरह है तो उसे निकाल लो। पाषाण तो यांतकम। अगर मंदिर बनाना है, महल बनाना है तो यांतकम माने जहां तक पानी निकले जमीन में से वहां तक। और अगर मकान बनाना है तो पाषाण पथरीली जमीन आवे वहां तक आपको शल्य शोधन करना पड़ेगा। पश्चात वेश्म सुरालयादि रचना। उसके बाद मकान हो या मंदिर हो उसकी रचना करनी चाहिए। पादस्य संस्थापनम। और उसके लिए पदमंडल का स्थापन करना चाहिए, पदमंडल की रचना करनी चाहिए। कार्यम जन्म शशांक शाकुन बलई श्रेष्ठे दिने धीमता। और ये सब चीज बुद्धिमान मनुष्य को लग्न, शकुन, चंद्रबल, ताराबल, ये सब चीजें देख करके श्रेष्ठ दिन पसंद करके करनी चाहिए। अब मकान का कार्य कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला प्रश्न ये है। हर एक आदमी की एक इच्छा होती है कि अपना खुद का एक मकान हो। चिड़िया का भी घोंसला होता है, चूहे का भी बील होता है। तो हमारा भी एक मकान हो, ये हमारा ख्वाब होता है। हमारे मध्यम वर्ग में आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है तो एक मकान बना पाता है, 2 रूम किचन का। एक लड़का है, एक लड़की है, शादी की, मकान बनाया, लाइफ पूरी, रिटायर। तो ऐसी परिस्थिति में मकान कैसा बनाना चाहिए
और कैसे बनाना चाहिए। आज हम धीरे धीरे बस्ती का विस्फोट हो रहा है। हम जमीन में फैल नहीं सकते लेकिन ऊंचे उठ सकते हैं। फ्लैट कल्चर बढ़ा है, अपार्टमेंट बने हैं। हमारे पास भूमि की कमी है। वैसे भी पृथ्वी पर 2/3 जल है और 1/3 ही भूमि है। उसमें भी बस्ती के विस्फोट के कारण हमारे भारत देश में ही 125 करोड़ की आबादी है। धीरे धीरे खेती की जमीन कम होती जाती रही है और हम फ्लैट कल्चर में आ गए। हाई राइज बिल्डिंग का जमाना आ गया। तो पहले के जमाने के जो नियम थे उनको हमें फ्लैट में कैसे अप्लाई किया जाए। मॉल का वहां जमाना नहीं था तो मॉल का वास्तु कैसे किया जाए। टेनामेंट का जमाना नहीं था। जब ये किताबें लिखी गई, वास्तुशास्त्र की संरचना हुई, तब टेनामेंट का कंसेप्ट नहीं था। तो टेनामेंट का वास्तु क्या हो सकता है, रो हाउस का वास्तु क्या हो सकता है, ये सब हमारे लिए विचार का विषय है, चिंतन का विषय है। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो इसके लिए वास्तुशास्त्र की बारीकियों को समझना पड़ेगा। हमारा देह पंच महाभूत तत्व का देह है। इनमें अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश, ये पंच महाभूत तत्व है। हमारे ब्रह्मांड में भी पंच महाभूत तत्व है, अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश। और हम जो मकान बनाते हैं वो मकान भी पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ होता है। तो इस पंच महाभूत तत्व के देह को रहने के लिए भी पंच महाभूत तत्व का मकान चाहिए। अब हमारे मकान में या हमारे प्लॉट में ये पंच महाभूत तत्व कहाँ और कैसे रहते हैं, ये मैं आपको अभी बोर्ड पे दिखा रहा हूं। सबसे पहले चतुरस्र या आयताकार का एक प्लॉट बनाएं। उस प्लॉट के समान 9 भाग करें। ये ऊपर ईस्ट है, नीचे वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। और ये बीच की जगह जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। अब ये जो 9 खंड विभाग हमने किए, उसमें जो ईस्ट का विभाग है उसको बीच में से आधा कर दीजिए। साउथ का विभाग है उसको भी बीच में से आधा कर दीजिए, उसके 2 भाग करिए। पश्चिम के भाग को भी बीच में से उसके समान 2 भाग करिए और उत्तर के भाग को भी ऐसे 2 विभागों में विभाजित कीजिए। जो पूर्व भाग और उत्तर भाग के बीच रेखा है उसको निकाल दीजिए और नीचे से भी ये रेखा को निकाल दीजिए। यहां से भी ये रेखा को निकाल दीजिए और यहां से भी ये रेखा को निकाल दीजिए। तो ये हो गए आपके 5 भाग, 5 विभाग। तो ये है अग्नि तत्व,
ये है भूमि तत्व, ये है वायु तत्व, और ये है जल तत्व। और ये जो ब्रह्मस्थान जिसे हम वास्तु में कहते हैं वो है आकाश तत्व। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूत तत्व हमारे प्लॉट में है। अब अग्निकोण में किचन क्यों? ताकि अग्नि तत्व की ही जगह है। जहां स्टेबिलिटी है, भूमि तत्व, जहां स्टेबिलिटी चाहिए हमें, वो सब चीजें भूमि तत्व में आती है। जो चलायमान चीजें होती है वो वायु तत्व में आती है। और जल तत्व में, जल तत्व का गुण क्या है कि पानी का रंग कैसा जिसमें मिला हो वैसा, पानी सब में घुल मिल जाता है। तो एक दूसरे के साथ मिल जाने की उसकी खासियत है, गुण है। उसके कारण जल तत्व में कॉन्फ्रेंस रूम, दूसरा जल तत्व में ऊंडाई है, डेप्थ है। तो पूजा, ये सब जल तत्व में आता है। और आकाश तत्व, आकाश का अर्थ है खुलापन, तो ये खुला रखा जाता है। तो इस प्रकार से पंच महाभूत तत्व है। और पंच महाभूत तत्व को अगर हम समझ लें तो हमें वास्तु विन्यास में अधिक सरलता हो सकती है। पूर्व दिशा में ईशान की ओर का आधा हिस्सा और उत्तर दिशा में ईशान की ओर आधा हिस्सा और ईशान कोण, ये मिलकर जल तत्व होता है। पूर्व दिशा का उत्तरार्ध अग्निकोण की ओर का और दक्षिण दिशा का पूर्वार्ध अग्निकोण की ओर का और अग्निकोण, ये मिला करके अग्निकोण होता है। दक्षिण दिशा का उत्तरार्ध नैऋत्य की ओर का और पश्चिम का नैऋत्य की ओर का पूर्वार्ध, ये मिलकर के और नैऋत्य कोण मिलकर के भूमि तत्व होता है। और पश्चिम दिशा का वायव्य कोण की ओर का एक हिस्सा और उत्तर दिशा का वायव्य की ओर का उत्तरार्ध और वायव्य कोण, ये मिलाकर के वायु तत्व होता है। और पूरा नवपद का आकाश तत्व माना गया है। तो हमने हमारे प्लॉट में पंच महाभूत तत्व कहाँ है, कैसे है, ये सब बातें देखी। अब इसका उपयोग समझे कि जल तत्व क्या है। कि शीत स्पर्शवत्यापः, जिसका शीत स्पर्श है उसे जल कहते हैं। जल परिवर्तनशील है। घन स्वरूप, बर्फ घन स्वरूप है उसका, तो भाप वायु स्वरूप है, जल वो जल स्वरूप है, प्रवाही स्वरूप है। तो जल की परिवर्तनशीलता ऐसी है कि वो कहीं भी सेट हो जाता है। वायु तत्व में, घन तत्व में, जल तत्व में, प्रवाही में। तो जल की एकात्मता, तादात्म्य होने के कारण हमारे शरीर में भी 70 से 80% जल है। तो जल समुद्र का भी है, नदी का भी है, और एक खड्डे का भी जल होता है, मटके का भी जल होता है। तो जल के विविध प्रकार है। तो कौन सा जल कहाँ उपयोग में आता है, ये भी एक विचार का विषय है। विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर सोते हैं। क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष शैया पर
आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक शयन करते हैं। तो ऐसी 4 महीने की गाढ़ निद्रा जल तत्व ही प्रदान करता है। तो जल तत्व शांति देने वाला होता है, इसीलिए वडील लोगों को शांति चाहिए। जो बूढ़े बुजुर्ग है उसको ईशान कोण में जल तत्व में रखा जाता है। पूजा हम शांति के लिए करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, भगवान के साथ एक रूप होने के लिए करते हैं, तो पूजा जल तत्व में होनी चाहिए। क्योंकि जल तत्व का अन्य तत्वों के साथ सरलता से तादात्म्य हो जाता है। तो बोरिंग है, अंडरग्राउंड टैंक है, स्विमिंग पूल, ये सब चीजें जल तत्व में आती है। अग्नि तत्व में जो अग्नि से रिलेटेड चीजें हैं वो आती है। किचन है, फर्नेस है, बॉयलर है, ओवन है, गीजर है, सब कुछ। अब पूजा के लिए अग्नि जल तत्व है, तो साधना के लिए अग्नि तत्व कहा गया। साधना के लिए अग्नि, मंत्र साधना, यंत्र साधना, तंत्र साधना, योग साधना, कोई भी साधना हो, अग्नि तत्व कहा गया। तो योग वगैरह साधनाओं में अग्नि तत्व क्यों और पूजा में जल तत्व में क्यों? मेरे एक छात्र ने मुझे पूछा कि सर, ये अग्निकोण में साधना कही है, लेकिन जल तत्व में, हम जल तत्व में तो डेप्थ है जल में, तो अगर हम साधना जल तत्व में करेंगे तो हम इन डेप्थ नॉलेज नहीं पा सकेंगे क्या? मैंने कहा भाई बात सही है आपकी, लेकिन सोचो, एक कंकर लेकर के जल में डालो, कंकर डूब जाएगा, और एक दिया सलाई की तिल्ली जलाओ तो उसकी ज्योत ऊपर जाएगी। जल तत्व अधोगामी है और अग्नि तत्व ऊर्ध्वगामी है। ईश्वर के साथ हमें तादात्म्य साधना है, हमें ईश्वर को के अंदर शरणागत भाव से बजना है, इसीलिए जल तत्व में पूजा है। लेकिन योग साधना, मंत्र साधना, तंत्र साधना वगैरह साधनाओं में तो हमें ऊर्ध्वगामी होना है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊपर उठना है, इसलिए साधना अग्नि तत्व में कही है। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व पृथुत्व गुण युक्ता पृथ्वी, जिसका पृथुत्व बड़ा होना है, बड़ापन है, मोटापन है, ऐसे गुण वाली है, इसलिए उसे पृथ्वी कहा गया है। सबको धारण करने वाली होने से उसे धरा भी कहा गया है। गृह स्वामी का शयन खंड, प्रोप्राइटर की कैबिन, स्टोर रूम वगैरह सभी चीजें, यंत्रालय हो तो उसमें हैवी मशीनरी, सब कुछ भूमि तत्व में रखने का वास्तुशास्त्र में विधान है। और वायु तत्व, गतिशील हवा को ही वायु कहते हैं। जो चीज गतिशील है, जो चलायमान है, जो स्थिर नहीं रहने वाली, ऐसी चीजें वायु तत्व में रखी जाती है। जैसे कि लड़कियों को हम ब्याह करके ससुराल भेजते हैं, तो जो विवाह योग्य कन्याएं हो उनका शयन खंड हम वायु कोण में रखते हैं। हमारे ऑफिस में अगर सेल्स का स्टाफ हो तो उनको सेल्स के लिए बाहर ही घूमना पड़ता है, तो हमें उसको वायु तत्व में बिठाना चाहिए ताकि वो घूमते रहे, काम करते रहे। इस तरह शौचालय, तो शौचालय में हम ज्यादा देर नहीं बैठते, 5-10 मिनट
तो वहां कायम बैठने की जगह नहीं है, इसलिए शौचालय भी वायव्य कोण में रखते हैं। इसी तरह से जो चलायमान मेहमान आते हैं तो मेहमान ज्यादा देर रुकते नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि हम मेहमान ज्यादा रुके, इसीलिए मेहमान खंड भी, गेस्ट रूम भी वायव्य कोण में ही प्रशस्त कहा गया है। और इस प्रकार से 4 तत्वों में 4 विन्यास के बाद ब्रह्म स्थान का आता है। ब्रूह व्याप्नोति इति ब्रह्म, जो व्यापक है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्मा का लक्षण, ब्रह्म स्थान का लक्षण खुलापन है, तो वो तो जहां तक हो सके खुला छोड़ देना चाहिए। लेकिन आजकल हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें पर्याप्त जगह नहीं मिलती, छोटी छोटी जगहों में सब सुविधाएं इकट्ठित करनी पड़ती है, तो ब्रह्मस्थान पूरा का पूरा हम खुला नहीं रख सकते। तो फिर भी हमें ब्रह्मस्थान में शौचालय नहीं बनाना चाहिए, सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए, लेवल का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, और कोई भारी स्टोर रूम वगैरह नहीं रखना चाहिए। कम से कम इतनी सावधानी तो हमें बरतनी चाहिए।